हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने सेकंड चैप्टर में 3 क्लास अपन ने अब तक पढ़ चुकी थी। पहली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो था फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री। सेकंड में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने एसिड बेस पीएच के बारे में पढ़ा था। एंड जो थर्ड क्लास है अपनी, उसमें अपन ने जो पढ़ा था वो अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था होम्योस्टेसिस, उसके बारे में पढ़ा था। नाउ जो अपन पार्ट 4 है, वो लास्ट पार्ट है। इसमें अपन पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन बॉडी फ्लूइड। movement of substance, ठीक है, विद इन बॉडी फ्लूइड। अब इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें अपन पढ़ेंगे आपके जो भी ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, इन सबको अपन पढ़ेंगे, है ना। अब देखो ये चैप्टर में क्या बताना चाह रहा है, अपन क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया कि जो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे अपन, है ना। लेकिन ये क्या बताता है कि अपनी बॉडी में जितने भी सब्सटेंस होते हैं अपनी बॉडी में, और सब्सटेंस आप मान सकते हो लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकती है ना। लिक्विड या गैस होती है जो भी, वो आपके क्या होता है कि कोई भी कंपार्टमेंट होते हैं जो कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग होते हैं। इससे सेमी परमेबल, आपको पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि वो कुछ सब्सटेंस को तो अलाउ करती है क्रॉस करने के लिए, कुछ को नहीं करती, मतलब एक तरह से सेलेक्टिव होती है। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, वो सब्सटेंस का मूवमेंट कराती हैं, वो मूवमेंट कराती हैं सब्सटेंस का विद इन बॉडी फ्लूइड या विद इन फ्लूइड कंपार्टमेंट या बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो अपन इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि अपनी बॉडी में जो भी लिक्विड गैस सब्सटेंस होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग अलग होते हैं, ठीक है। और वो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, है ना, उस सेमी परमेबल के अक्रॉस या उससे होते हुए वो सब्सटेंस का मूवमेंट कराते हैं। अब देखो जो मूवमेंट होते हैं, ये जो मूवमेंट होते हैं, ये मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है एक्टिव मूवमेंट और एक होता है पैसिव मूवमेंट। तो एक्टिव मूवमेंट क्या होते हैं? एक्टिव मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है, जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपन आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लेकिन अब याद रखो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है। देखिए पैसिव क्या होता है? पैसिव मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे। डिफ्यूजन भी काफी टाइप के होते हैं, ऑस्मोसिस को भी पढ़ेंगे। इसमें आपको नो एनर्जी, इसमें आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती वो पैसिव, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है वो एक्टिव हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अब अपन देखते हैं पैसिव क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। देखो किसी भी फ्लूइड का, अब फ्लूइड में लिक्विड भी आ गया और गैस भी आ गया ना, पता है ना, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों होते हैं। किसी भी फ्लूइड का हाई कंसेंट्रेशन से और लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, ये क्या कहलाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहता है। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना किसी भी फ्लूइड का, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाउन। क्लियर है बात? इसको क्या बोलते हैं? डाउन हिल। और ये कब तक जाएगा? अंटिल इक्विलिब्रियम रीच। जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाएगा, जब तक ये जाएगा। पूरा एकदम समझो।
ये एक कंपार्टमेंट है और ये दोनों कंपार्टमेंट अलग है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग है। ठीक है, अब इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, होने वाला क्या है, सब मान लो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है, तो फ्लूइड है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएगा। ठीक है, ये यदि हाई कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है, तो फ्लूइड है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाउन हिल। क्या बोलते हैं, डाउन हिल, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब कब तक जाएगा, धीरे धीरे, मान लो इसकी कंसंट्रेशन 60% है, इसकी 40% है, बढ़ी, फिर इसमें से कम हुआ, ये 55 हुआ, ये 45 हुआ, अब जब ये इसकी 50 हो जाएगी, इसकी 50 जाएगी, जब जाके ये रुक जाएगा। ठीक है, तो जब तक इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगी, दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाएंगे, अपन क्या बोलेंगे कि भाई अभी तक तो चलेगा। ठीक है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चलो आपको आगे बताऊंगा, ये तो पैसिव हो गया, दूसरा मैंने बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड की तरफ होता है। ये वर्ड लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा और उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसमें जो मूवमेंट होती है वो तो अप हिल मूवमेंट होता है। कैसा होता है, अप हिल मूवमेंट होने वाला है इसमें। क्लियर, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी की जरूरत होती है जो भी एटीपी की फॉर्म में, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, उससे यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं पहले डिफ्यूजन को। क्या पढ़ते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों, ठीक है, देखो डिफ्यूजन एक्चुअली इसको समझो, सॉरी, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, मेनली ये होता है गैस में, गैस में होता है मेनली। ठीक है, पर होता ये लिक्विड में भी है, होता लिक्विड में भी है, लेकिन मेनली किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, गैस है मेनली लिक्विड है, वो मूव करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन का रेट होता है कि भाई डिफ्यूजन का रेट कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर यदि आप बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ने लगता है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ने लगता है। दूसरी बात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट होगा। इसका मतलब समझो कि मान लो मैंने बताया ये दो फ्लूइड है, ये पहला फ्लूइड है, ये दूसरा फ्लूइड है। ठीक है, ये पहला ये दूसरा है, मान लो इसकी कंसंट्रेशन है 90, इसकी है 10, तो ये बहुत फास्ट ट्रांसफर होगा, लेकिन इसकी है 60 और इसकी है आगे 40,
तो यहाँ पे 20 का एंटर, तो ये और स्लो होगा। और मान लो इसकी है 14, इसकी है 51 और इसकी है 49, तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में अंतर होगा उतना फास्ट यहाँ पे डिफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, मैंने बताया कि इसके लिए भी, डिफ्यूजन के लिए भी आपको मेनली डिफ्यूजन तीन चीजों का होता है। एग्जांपल मैं बताऊं तो मेनली जो डिफ्यूजन होता है वो एक्सचेंज ऑफ द गैस है ना। ये फेमस एग्जांपल आप आगे जाके पढ़ोगे, अपन इसको भी आगे जाके पढ़ाएंगे। जो गैसों का एक्सचेंज होता है, ये सपोज करो ये एल्वेलाई है और ये आपका ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड और ये आपके एल्वेलाई है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड है, अभी जो ब्लड ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन होता है वो तो होता है कम और CO2 होता है ज्यादा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है ज्यादा और CO2 है यहाँ पे कम। ठीक है, लंग्स की बात कर रहा हूँ, ये है एल्वेलाई, एक है एल्वेलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है फेफड़े हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो हाई टू लो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो हाई टू लो जाएगा। देखिए CO2 यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे CO2 है कम है, तो CO2 भी हाई टू लो जाएगा। तो गैस का एक्सचेंज जो है वो कैसे हुआ है, डिफ्यूजन से हुआ। तो ये एग्जांपल अपन को यहाँ पे दिया है। क्लियर। अब अपन आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है वो है ऑस्मोसिस। क्या है ऑस्मोसिस, तो समझना ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो ये भी होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं है ना, बहुत ध्यान से समझना। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में मैंने बात करूं मैं वाटर की, वही हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मैं तो वाटर की कंसंट्रेशन से बात कर रहा हूं ना, टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मैंने लिखा है वाटर की। अब समझो कैसे। यहाँ पे मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। सपोज ये एक इक्विपमेंट है और ये इनके बीच में क्या लग रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग रही है। ये इसका फ्लूइड बह रहा हुआ है ये, ठीक है, और इसका फ्लूइड मान लो ये भरा हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो, समझना बड़े ध्यान से ना, सपोज इसका कंसंट्रेशन है 80% है, इसका कंसंट्रेशन है 20%। ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन बता रहा हूं। तो आपके हिसाब से डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट होता है फ्लूइड का, वो ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, डिफ्यूजन के हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, ये डिफ्यूजन के हिसाब से। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन बच्चे यदि नॉर्मल इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई हाई कंसंट्रेशन तो इधर है, लो इधर है, तो ऐसे होना चाहिए, पर ये गलत है। ठीक है, ये बात करता है वाटर की कंसंट्रेशन की। यदि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन 20 है तो वाटर, ये सोल्यूट की है तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे 80 होगी। भाई पानी यहाँ ज्यादा है ना, ओस्मोसिस होता है, वो होता है कि कितना गाढ़ा है ना। यदि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन 20 है तो वाटर की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 80 हो गई। यदि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन 80 है तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी 20। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो वाटर का होता है, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट होगा वो होता है वाटर का, ना कि सोल्यूट का। और वाटर का कैसे होता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन 80 है, यहाँ पे 20 है, तो हाई इधर है, तो फ्लूइड का मूवमेंट ऐसे होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि मूवमेंट किसका होगा, पहली बात तो यहाँ पे मूवमेंट होता है सोल्यूट का नहीं होता, यहाँ पे मूवमेंट होता है वाटर का। दूसरी बात कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन, वाटर की बात करो मैं, से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे होता है। या अपन सोल्यूट की बात करें
तो लो कंसंट्रेशन, जो नॉर्मल बात करें, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, है ना। मान लो ये है नॉर्मल, अपन कंसंट्रेशन की बात करें कि ये 20% कंसंट्रेशन थी, इसकी 80% कंसंट्रेशन, तो मूवमेंट ऐसे होगा अपोजिट टू डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट होता है वाटर का, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इसलिए इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये भी एक तरह का क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टर। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, क्लियर ये बात समझ में आई आपको। दूसरी बात, इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरत होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड होती है, ठीक है। इसके लिए भी क्या जरूरत होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड होती है। एक और बात बता देता हूं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सॉरी जो ऑस्मोसिस होता है, उसकी स्पीड होती है वो सीधा डिपेंड करती है ऑस्मोटिक, ऑस्मेटिक या ओमकोटिक प्रेशर। अब सपोज करो ओमकोटिक प्रेशर क्या होता है, ओमकोटिक प्रेशर मतलब कि ओस्मोसिस होता है वो हाई ओमकोटिक प्रेशर को लो ओमकोटिक प्रेशर आता है, ठीक है। और ये सीधा सीधा डिपेंड करता है ओमकोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो CRT में तो याद है जितना, वो सीधा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब कि ये बताता है कोई चीज कितनी गाढ़ी है, गाढ़ा हम जो बताते हैं हमारे गाढ़ा बोलते हैं, यदि कोई चीज जितनी गाढ़ी है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो याद रखना कोई चीज जितना गाढ़ा होगा, जितना सॉलिड में होगा, वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। ये हमको सिंपल, आपको आगे जाके आप पढ़ोगे ना, कोई चीज जितनी गाढ़ी होती है वो उतना ही पानी को खींचता है, इसका रीजन है ऑस्मोसिस। यदि आपके ब्लड में बहुत ज्यादा एल्बुमिन होता है, क्या होता है, एल्बुमिन होता है अपने ब्लड में, ये आपका ब्लड है और अपने ब्लड में होता है एल्बुमिन। यदि आपके ब्लड में एल्बुमिन बहुत ज्यादा है ना, तो वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, वो ऑस्मोसिस। सिंपल याद हुआ आपको, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। आपको पता है ये एक आरबीसी है, सपोज करो ये क्या है, आरबीसी। आरबीसी जानते हो ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। आरबीसी है, आरबीसी का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% होता है, याद रखो कितना होता है, 0.9% है। अब आपने इसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया आरबीसी को, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब कि जो अगल बगल का जो प्लाज्मा होता है ना, ये प्लाज्मा है सपोज करो भाई, आरबीसी वो प्लाज्मा में रहेगी ना, ये क्या है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है सपोज करो 3%, कितनी है, 3% है। क्योंकि आरबीसी से ज्यादा हो गया ना इसका प्लाज्मा, मतलब ये हो गया हाइपरटोनिक। क्या हो गया, हाइपरटोनिक। तो क्या होगा, सेल का कंसंट्रेशन 0.9 है, इसका 3 है। ओस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होगा, तो आज जो इसके अंदर का फ्लूइड है आरबीसी की कंसंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगा, फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कि वाटर का कंसंट्रेशन देखो, तो वाटर का कंसंट्रेशन वो आरबीसी के अंदर ज्यादा है, ठीक है। सोल्यूट का यदि ज्यादा है, सोल्यूट का कम है, तो वाटर का ज्यादा है। तो वाटर के हिसाब से देखो, वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आ रहा है। और वैसे अपन नॉर्मल देखें तो अपन लो टू हाई जाते हैं, तो लो कंसंट्रेशन आरबीसी के अंदर है, हाई कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर है, सोल्यूट की, है ना। तो सेल क्या है, पिचक जाएगी, तो आरबीसी क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, आरबीसी पिचक जाती है। जबकि क्या देखते हैं अपन, दूसरा केस क्या देखते हैं कि वो ही सपोज करो ये क्या है, एक प्लाज्मा और इसके अंदर पड़ी है ये आरबीसी, ठीक है। आरबीसी की मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो वही 0.9% फिक्स होती है। जबकि यदि अपन इस प्लाज्मा की कंसंट्रेशन की बात करें तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन क्या है, अब की बार ये प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है वो अपन मान लेते हैं 0.1% है, ठीक है। तो अब मूवमेंट क्या है, लो कंसंट्रेशन कौन सा, प्लाज्मा, हाई कंसंट्रेशन आरबीसी, तो फ्लूइड है वो आरबीसी के अंदर जाएगा। अब आरबीसी गाड़ी है तो आरबीसी गाड़ी है, आरबीसी तो फ्लूइड है वो खींचेगा आरबीसी, तो
सेल है, आरबीसी है, वो क्या हो जाएगी अब स्वेल अप, स्वेलो या ब्रस्ट होके फट जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी है वो क्या होती है, फूल जाती है। जबकि मैं तीसरा कंडीशन लेता हूं, ये प्लाज्मा है, ये आरबीसी है, और आरबीसी का कंसंट्रेशन है 0.9%, ये रहता ही है, फिक्स है। और ये प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है, सपोज करो कितना है, तो ये प्लाज्मा है और इसका कंसंट्रेशन 0.9% है, मतलब कि ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो आप सपोज करो कि अब जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो किधर भी होगा, नो फ्लूइड मूवमेंट, सेम साइज रहेगा इसका ना, सेम साइज, नो फ्लूइड मूवमेंट, इसमें कोई फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होने वाला है। तो अपन ने ये देखा कि यदि आपका फ्लूइड हाइपरटोनिक फ्लूइड है तो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी, यदि हाइपोटोनिक है तो आरबीसी है वो स्वेलन हो जाएगी, और यदि आइसोटोनिक है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर, तो ये अपन को याद रखना है, पूरा रेशनल मैंने इसका आपको समझा दिया। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। अब मैं आपको एक टॉपिक और है जो अपन को पढ़ना है, वो है फ्लूइड कंपार्टमेंट, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जो एमसीक्यू होते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक कंसेप्ट बताऊंगा, आपके वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आप जब कंपटीशन बुक देखोगे, सेकंड ईयर के टॉपिक होते हैं, आपके एमएसएन मेडिसिन वाला सब्जेक्ट है, उसमें ये बहुत आता है ना, वहां से क्वेश्चन होता है। क्योंकि अभी जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, एनाटॉमी, इससे कंपटीशन में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन में इतने नहीं होते इसके क्वेश्चन, है ना। और होते हैं तो मेन जो सिस्टम होते हैं, जैसे ब्लड सिस्टम हो गया, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो सिस्टम होते हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो बेसिस चैप्टर है, जैसे ये चैप्टर है, अगला सेल वाला चैप्टर आएगा, उसको अपन माइक्रो में पढ़ेंगे, तो अपन यहाँ पे सुपरफिशियल देखेंगे। तो अपन इनको सुपरफिशियल टच कर रहे हैं अभी, है ना, टच कर रहे हैं बस इनको। जो अपनी बुक में लिख रखा है मैं उतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा जब सिस्टम की एनाटॉमी आएगी, उनकी फिजियोलॉजी आएगी, तो उनको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप खुद परेशान हो जाओगे। लेकिन अभी इनको अपन ओनली आपका जो 12th क्लास का लेवल होता है, छोटी क्लास में जो लेवल होता है, उस हिसाब से अपन इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब फ्लूइड कंपार्टमेंट क्या है, इसको समझो। आप सपोज करो कि आपकी बॉडी में टोटल फ्लूइड कितना होता होगा। आपकी बॉडी में के अंदर भी फ्लूइड है, ठीक है, जो ब्लड है, सेल के अंदर बड़ा, ये सब बताऊंगा। अपनी बॉडी के अंदर 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 60% आपके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। सपोज करो किसी इंसान का वेट 70 kg, ठीक है, तो आपके अंदर जो फ्लूइड का अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका 60% हो जाएगा। 60% कितना हो जाता है इसका, 42 लीटर। तो 42 लीटर क्या है, टोटल फ्लूइड है। मतलब आप याद करो, सपोज करो कि कोई इंसान 70 किलो का है, तो उसमें 42 kg का जो वेट है, भाई 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है ऑलमोस्ट। 42 kg उसका फ्लूइड की वजह से है। यदि आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, 1 लीटर पानी पी लेते हो, तो 1 किलो वेट बढ़ जाएगा। यदि आप डिहाइड्रेट हो जाता है, यूरिन कर देते हो, 1 लीटर पानी निकाल देते हो, तो आपका वेट कम हो जाएगा। आपको पता है जो सीकेडी का पेशेंट होता है, क्रोनिक डिजीज का, जिसकी किडनी खराब हो जाती है, आप आगे जाके पढ़ोगे, तो उसमें यूरिन बाहर नहीं आता, मतलब यूरिन करना बंद कर देता है, यूरिन शरीर के अंदर ही अंदर इकट्ठा होता जाता है, तो उसका वेट डेली बढ़ने लग जाता है, वेट बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो अपन कहते हैं तो वेट मॉनिटरिंग डेली होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लूइड है वो आपका वेट पे काफी डिपेंड होता है। डायरिया हो जाता है, तो डायरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो वेट के अकॉर्डिंग होता है कि कितना वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो टोटल याद रखना है कि आपकी बॉडी में टोटल फ्लूइड कितना होता है, आपका बॉडी वेट है उसका 60%, है ना। दूसरी बात, अब ये फ्लूइड में दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर,
एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये दो टाइप का फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, सपोज करो ये एक सेल है ना, तो इस सेल के जो अंदर का जो फ्लूइड है वो इंट्रा सेलुलर है, देखिए इस सेल के जो बाहर का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये तो हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब सपोज करो आपकी बॉडी में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, जो अपन पढ़ते हैं ना प्रोटोप्लाज्म, वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये जितना भी आपके पास फ्लूइड आता है उसका 2/3 होता है, 2/3 होता है। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओनली 1/3 होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओनली 1/3 होता है, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है 2/3। अब सपोज करो एक पेशेंट है वो 100 kg का था, कितने केजी का था, 100 kg का। ठीक है, तो उसके अंदर फ्लूइड कितना हो गया, इसका 60%, मतलब कि 60 लीटर उसके अंदर क्या हो गया, फ्लूइड हो गया। अब 60 लीटर भी दो भागों में डिवाइड हुआ, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना। तो इंट्रा सेलुलर कितना हो गया, 2/3। 60 का 2/3 कितना हो जाता है, 40%। ऑलमोस्ट 40% क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और उसके अंदर 40% है, 40 लीटर ही बोल सकते हैं ना, और उसके अंदर 20 लीटर क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। 20 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, जबकि 40 लीटर उसके अंदर क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। एग्जैक्ट इसका जो अमाउंट आता है ना वो आता है, इसको बोलते हैं 38% जो आपकी बुक में दे रखा है, और इसको 22% बोल रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो कि कितना बॉडी फ्लूइड है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि उस इंसान का आपको बॉडी वेट दे देंगे, इसका बॉडी वेट 50 है, इसका 60 है, इसका 70 है, इसका 80 है, तो इसमें बताओ कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, ये इसके अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, ये इसके अंदर टोटल फ्लूइड वॉल्यूम कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो काफी देखने को मिलते हैं, है ना। आप जब एक फेमस बुक चलते हैं PR यादव, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना आप, है ना। जैसे आप बुक खरीद लो, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सारे टॉपिक कवर करूंगा, तो उसके क्वेश्चन आंसर लगाना स्टार्ट कर देना अभी से, है ना, जिससे आपको निकलते ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, है ना। PR यादव अच्छे बुक हैं, टारगेट आई है, मेनली टारगेट आई है, उसकी आप लगा लो, कोई एक बुक ले लो जिसके आप क्वेश्चन आंसर MCQ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा कि फ्लूइड की वॉल्यूम क्या होती है। अब सपोज करो मैंने तो आपको बताया कि फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 60% होता है। लेकिन याद रखना कि ये फ्लूइड वॉल्यूम यंग बच्चे होते हैं या जो चिल्ड्रन होता है उनमें हाई होता है। जो ये प्रोपोर्शन है ना 60% का, वो ये जो प्रोपोर्शन है 60% का, ये यंग और चिल्ड्रन में हाई होता है, जबकि ओल्डर एज होता है उसमें ये लो होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें फ्लूइड वॉल्यूम क्या होती है, कम होता है। इसलिए कहते हैं कि उनका वेट कम होता है, उनकी हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपनी बुक में बताया कि जो फीमेल होती हैं उनके अंदर भी फ्लूइड वॉल्यूम होता है, वो मेल के कंपेयर में कम होता है, और इसका रेशनल भी बन जाता है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर तो पाई जाती है मसल्स, जबकि जो फीमेल होती है उनके अंदर ज्यादातर होता है फैट। जैसे उनके एडिपोज टिश्यू ब्रेस्ट फैट होता है, ठीक है। मसल्स होती है मेल के अंदर, ठीक है, मेल होते हैं उनके अंदर मसल्स पावर ज्यादा होती है, फीमेल के अंदर मसल्स पावर कम और फैट ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये आपकी बुक में बताता है कि जो फैट है ना वो ओनली 10% वाटर रखता है, लेकिन मसल्स है उसके अंदर होता है 80% वाटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसके पास जितनी ज्यादा मसल्स होगी उसके पास वाटर भी ज्यादा होगा, तो जिसके पास फैट ज्यादा होगा उसके पास वाटर कम होगा। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जिसके पास, इसलिए कहा जाता है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर वाटर है, वाटर वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होती है कंपेयर फीमेल। ठीक है, तो अपन ने दो तरह के फ्लूइड पढ़े, एक पढ़ा अपन ने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक पढ़ा अपन ने इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है
आपकी जो भी सेल के बाहर पाया जाता है, चाहे वो आपके हो गया ब्लड या वो हो गया आपका प्लाज्मा, ठीक है, या आपके जो भी कैविटी वाले फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड हो गया या प्लूरल फ्लूइड हो गया या पेरिकार्डियल हो गया, ठीक है। ये जितने भी फ्लूइड है, चाहे आपकी लिम्फ हो गया, CSF हो गया, ये जितने भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है क्योंकि सेल के बाहर है, लेकिन ये वो होता है जो विद इन द सेल पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है। तो मैंने बता दिया कि ये होता है 2/3, जबकि ये कितना होता है 1/3, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। याद रखना अपने बुक में एक चीज वो बताई गई है, सोडियम का एग्जाम्पल दिया, इसका दिया है सोडियम कि जो सोडियम होता है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा पाया जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंपैरिजन जो भी 10 टाइम, जबकि पोटेशियम होता है ये एक दूसरे के उल्टे है। देखिए पोटेशियम है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इंट्रा सेलुलर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो याद रखना यदि एक सेल है तो बाहर तो सोडियम बहुत ज्यादा पाएगा और अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा पाएगा, और इनका एक्सचेंज चलता रहता है। अपन पढ़ेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन ना, सोडियम पोटेशियम पंप को डिटेल से पढ़ेंगे। ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो इन दोनों का एक्सचेंज ही करता रहता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल याद रखना कि सोडियम है वो बाहर ज्यादा पाया जाता है CF में, वो पोटेशियम है वो अंदर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और जितने भी एक चीज और याद रखना, जितने भी अपन इलेक्ट्रोलाइट का लेवल पढ़ते हैं ना, जितना भी अपन इलेक्ट्रोलाइट का लेवल पढ़ रहे हैं, है ना, कि भाई जैसे मैंने बताया कि सोडियम है वो होता है आपका 135 से 145, है ना, पोटेशियम होता है वो होता है आपका 3.5 से 5.1 होता है। यदि अपन कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो 9 to 11 पढ़ेंगे अपन, है ना, या आयोनाइज जो अपन क्लिनिकल प्रैक्टिस में पढ़ते हैं 4.5 से 5.5 होता है। तो ये सब वैल्यू है ना, ये अपन देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वैल्यू और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की वैल्यू अलग अलग होती है, इक्वल नहीं होती। ये मैं बता देता हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है, नॉट इक्वल। वास्ट डिफरेंस होता है दोनों में, वास्ट डिफरेंस होता है, इसलिए ये मूवमेंट करके डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये चलता रहता है। तो अपने इस चैप्टर को अपने सेकंड चैप्टर को खत्म करा, जिसमें अपने 4 क्लासों में 4 पार्ट में खत्म करा है। पहले पार्ट में अपन ने जो पढ़ा था वो सिंपल सा एटॉमिक जो फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड पढ़े थे। उसके बाद जो अपने सेकंड क्लास थी उसमें एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पीएच क्या होता है, अपने डिफरेंट सॉल्यूशन के पीएच देखे थे, उनको पढ़ा था। फिर थर्ड चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा, थर्ड पार्ट में अपन ने जो पढ़ा था वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपके कंपटीशन एग्जाम, दोनों में इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस जो एनाटॉमी का मेन पार्ट है। उसमें अपन ने फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा था, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। उसके बाद में लास्ट क्लास में अपन ने फ्लूइड के बारे में देखा कि टोटल फ्लूइड वॉल्यूम क्या होता है, फ्लूइड कंपार्टमेंट कितना होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, इनको अभी आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि इनको आगे मैं दोबारा बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा। तो आपको ये सब अपना चैप्टर यहीं खत्म होता है। और आप इसको जो मैंने बताया कि रोज एंड विल्सन की एक बुक और आती है, रोज एंड विल्सन की एक तो थ्योरेटिकल बुक आती है, एक एमसीक्यू बुक और आती है, जो आपको कहीं भी आप डालोगे टेलीग्राम पे रोज एंड विल्सन ही डाल देना, है ना, तो वहां पे एक एमसीक्यू बुक आ जाएगी, ठीक है, उसके चैप्टर वाइज उसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, तो आप उस बुक में से सेकंड चैप्टर के लगाओ। दूसरा, आप या तो टारगेट हाई ले लो, या तो आप टारगेट हाई ले लो या पीआर यादव ले लो, इनमें से एक एमसीक्यू लगाना इस चैप्टर के स्टार्ट कर दो, तो इससे आपका बेस काफी जो आप कंपटीशन आपका निकलते ही कंपटीशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।